अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे डॉन न्यूज़पेपर के 3 एडिटोरियल। इसके अलावा 3 ओपिनियंस को डिस्कस करेंगे। एक न्यूज़पेपर में 3 एडिटोरियल्स और 4 ओपिनियंस होते हैं और ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एडिटोरियल्स भी और ओपिनियंस भी। मैं ज़्यादातर वीडियोस ओपिनियंस पे बनाती हूँ क्योंकि एडिटोरियल्स छोटे होते हैं और उसको आप खुद भी पढ़ सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपका नाम क्या है और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है। तो मेरा मेरा नाम सरवत फ़ातिमा है और इसके अलावा मैंने ग्रेजुएशन की है, 2024 में कंप्लीट हुई है। इंग्लिश लिटरेचर में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और उसके बाद मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट किया। इंशाल्लाह 2026 में मेरी फ़र्स्ट अटैम्प्ट होगी। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी स्टूडेंट कमेंट सेशन में पूछते हैं कि मैम आप डेली बेस पे जो है वो एडिटोरियल्स अपलोड किया करें। तो क्या है कि जो मुझे एक तो डेली बेस पे न्यूज़पेपर मिलता ही नहीं है क्योंकि मैं रहती हूँ गाँव में और हमारा जो गाँव है ना वो शहर से काफ़ी दूर है। तो क्या होता है कि जहाँ तो मुझे शाम के वक्त न्यूज़पेपर मिलता है या 2 दिन बाद इकट्ठे 2 मिल जाते हैं। तो फिर मैंने 2 इकट्ठे खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ने होते हैं और वो फिर उनको उनमें से डाटा निकाल के अपने नोट्स बनाने होते हैं। तो फिर मैं तब तो वीडियो बिल्कुल भी नहीं अपलोड कर सकती। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है मैं कोशिश करती हूँ कि उस पे वीडियो बना दूँ। दूसरी बात ये कि अगर मैं एडिटोरियल्स और ओपिनियंस पे वीडियो बनाऊँ तो वीडियो बन जाती है लंबी और आप लोग लंबी वीडियोस देखते नहीं हो। तो फिर क्या होता है, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी और उसमें सबसे ज़्यादा कम व्यूज़ उसी वीडियो पे ही आए हैं। तो इसलिए फिर हम खुद ही कोशिश करते हैं कि सिर्फ एक एडिटोरियल्स या ओपिनियंस ले लें और उसी को ही बता दिया जाए। वही कोई 21-25 मिनट का होता है, वीडियो होती है और वो आप देख लेते हो बहुत खुशी-खुशी के साथ। लेकिन लेंथी वीडियोस आप लोग नहीं देखते हो, तो फिर इसलिए उसको शॉर्ट करना पड़ता है टाइम मैनेजमेंट की वजह से। लेकिन आज की वीडियो थोड़ी-सी लंबी है क्योंकि आप लोगों ने सिर्फ 10 दिन के अंदर मेरे 1K सब्सक्राइबर किए हैं। तो इस खुशी में मैंने आज ओपिनियंस भी डिस्कस करने हैं और एडिटोरियल्स भी डिस्कस करने हैं, इसलिए वीडियो तो लंबी होने वाली है। अगर आपने इस पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो मैं कोशिश करूँगी कि एडिटोरियल्स और ओपिनियंस दोनों को डिस्कस किया जाए। इसके अलावा आपके बहुत अच्छे कमेंट्स थे और पढ़ के बहुत अच्छा लगा मुझे और मोटिवेशन मिली कि मैं मज़ीद और वीडियोस भी बना पाऊँ। इसी तरह अच्छे-अच्छे कमेंट कीजिएगा और जो है सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा अगर आप वीडियो देख रहे होते हो तो। फिर इस तरह क्या होता है कि हमें मोटिवेशन मिलती है कि मज़ीद वीडियोस बनाई जा सकें। आज जो हम एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसमें है सबसे पहले तो एनीथिंग गोज़, जिसमें हम यूज़ करेंगे कि इंटरनेट का किस तरह गलत इस्तेमाल किया जा रहा है एंड फेक न्यूज़ पे बात करेंगे। दूसरा है हमारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे कि इंसान जो है इस तरह इल्लीगली जो मूव कर देते हैं, उनकी ट्रेड होती है, उस पे बात करेंगे। ट्रेजर ऑफ द इंडस रिवर की बात करेंगे। इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है डीलिंग विद द तालिबान जो कि मैम मलीहा लोधी ने लिखा है। अर्ली ईयर स्किल्स हैं, एम्पावरिंग वर्कर्स है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। इंग्लिश ऐसे में ये डाटा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट में इस डाटे को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम अपना एडिटोरियल डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है एनीथिंग गोज़। एडिटोरियल की ओपनिंग लाइंस हैं, इट सीम्स दैट द डार्क डेज कहते हैं स्याह दिन, तारीखी दिन ऑफ द फ्री विलिंग कहते हैं आज़ाद को होने को, केयर फ्री होने को, और ये एक एडजेक्टिव है। इंटरनेट हैव रिटर्न्ड कि ऐसा लगता है कि जो डार्क डेज है ना जिसमें इंटरनेट को किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है वो वापस आ गए हैं। 2 ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल सोशल मीडिया कंपनीज हैव ऑलरेडी अबेंडेंट मीन तर्क कर देना, रिमूव कर देना, इम्पोर्टेंट एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव्स एम्ड एट मॉडरिंग स्पीच ऑन देयर प्लेटफॉर्म्स in a sign of their capitulations mean surrender करना, सबमिशन करना। टू alt right मेगा इन्फ्लुएंसर्स, alt right एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है कि जो यूएस है ना, ख़ास तौर पे यूएस या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़, उन्होंने ऐसा किया है कि उन्होंने जो है वो फ्री स्पीच का जो है ना वो एक लाइसेंस दे दिया है हर किसी को कि आप इंटरनेट पे कुछ भी बोल सकते हो। मेगा इन्फ्लुएंसर एंड देयर वार ऑन वोक मीडिया। अब ये जो राइटर यहाँ पे बात कह रहा है ना, इसकी हमें आगे जाके ख़ास तौर पे आगे जाके समझ आएगी कि इस बात का मतलब क्या है कि किसने जो है वो मीडिया को इतनी आज़ादी दे दी है। 2 लार्जेस्ट ग्लोबल सोशल मीडिया कंपनीज कौन है, क्या हुआ है, इस बात की समझ हमें आगे जाके पता चलेगी। द बैक स्लाइडिंग का मतलब होता है रिवर्ट करना।
seems to have started when multi-billionaire Elon Musk bought आउट ट्विटर इन 2022। अब ये जो हमारे पास MCQs आ सकते हैं कि जो ट्विटर है वो इलॉन मस्क ने कब बाय किया था, तो वो किया था 14 अप्रैल 2022 में। सीमिंगली विद एन आई ऑन लेवरेजिंग का मतलब होता है फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, एक्सप्लॉइट करना। इट्स रीच टू इन्फ्लुएंस द 2024 अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। अब वो कहते हैं कि जो इलॉन मस्क है ना, जब इन्होंने 2022 में अपना जो है वो ट्विटर ख़रीदा था और उसके बाद क्या किया था कि अब जो 2024 के इलेक्शंस हुए ना, इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है और जो ट्रम्प है ना उसको जीतने में मदद की है। वहाँ पे इसने, अब जो ऊपर वाली बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि 2 ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल सोशल मीडिया कंपनीज, अब इन्होंने ये एफर्ट्स को रिमूव कर दिया कि आप जो हो वो ट्विटर पे कुछ भी पोस्ट कर सकते हो। फ्री स्पीच का जो है ना, मॉडरेटिंग स्पीच का जो है ना वो एक लाइसेंस दे दिया सबको। तो इस पे वो बात करते हैं। और ये जब स्टार्ट हुआ था ना कि इलॉन मस्क ने जब खरीद लिया, उसके बाद हमने देखा सीमिंगली विद एन आई ऑन लेवरेजिंग मीन फ़ायदा उठाया है किसने, इलॉन मस्क ने इन्फ्लुएंस किया है द 2024 के इलेक्शंस को, अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस को, एज पार्ट ऑफ हिज प्लान टू रीमेक द प्लेटफॉर्म इन हिज ओन इमेज, पार्ट ऑफ विच वाज टू रीनेम इट एक्स। अब ये जो एक्स का नाम चेंज किया था ना, ट्विटर से एक्स, वो किसने किया था, इलॉन मस्क ने। मस्क हैज़ ग्रेजुअली रिमूव्ड रिस्ट्रिक्शंस फॉर अकाउंट वायलेटिंग वेरियस प्लेटफॉर्म पॉलिसीज। अब वो कहते हैं, राइटर कहते हैं कि जब मस्क ने ये सारी रिस्ट्रिक्शंस एक्स से रिमूव कर दी ना, ट्विटर से रिमूव कर दी, तो क्या हुआ कि जो बाकी अकाउंट्स हैं ना, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है एंड अदर सोशल मीडियाज़, तो उन्होंने भी जो है ना अपने सोशल मीडिया से इसको देखा देखी जो है ना, अपने जो उनके पास जो थी अथॉरिटीज़, वहाँ से भी ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। Musk has gradually removed restrictions for account violating various platform policies, especially on ख़ास तौर पे वहाँ पे ज़्यादातर कौन कौन सी बातें की जा रही थी, रेसिज्म पे बात की जा रही थी, जेंडर पे, रिलीजियस पे। जैसे कि यूट्यूब की पॉलिसी है ना कि आप लोग यहाँ पे वायलेंस नहीं, वायलेंट वीडियोस जो है वो अपलोड नहीं कर सकते हो, खून वाली, गन्स वाली और इस तरह की। तो सेम एज़ बाकी जो पॉलिसीज़ ना प्लेटफॉर्म की, उन्होंने भी अपने से रिमूव कर दी, जो बेस करती थी रेसिज्म पे, इसके अलावा जेंडर वायलेंस पे एंड रिलीजियस इक्वालिटी पे। एक्स हैज़ रिजल्टेंटली टर्न्ड इनटू अ टॉक्सिक सेसपोल कहते हैं एक ना नाजायज़ कार्रवाइयों को, एक मरकज़ को ना सेसपोल कहते हैं, ड्रेन ऑफ हेट। अब कहते हैं कि जो एक्स है ना वो हैज़ रिजल्टेंटली टर्न्ड इनटू अ टॉक्सिक सेसपोल ऑफ हेट, कि अब जब वहाँ से रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया तो वहाँ पे अब लोगों ने बहुत ज़्यादा हेट स्पीच करना शुरू कर दिया, एक्सट्रीमिज़म फैल रहा है, उसकी वजह से जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ रहा है, रिलीजियस पे बात हो रही है, कोई भी किसी भी मज़हब पे बात कर रहा है। इट मे बी रिकॉल्ड दैट US प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप वाज, बैर का मतलब होता है रोकना और बैरेंट मीन स्टॉप, प्रिवेंट, और ये इसकी वर्ब फॉर्म बन जाती है फिर, फ्रॉम ट्विटर, फेसबुक एंड मल्टी अदर प्लेटफॉर्म्स फॉलोइंग द ब्रेजन कहते हैं बोल्ड होने को, बेशर्म होने को, brazen attacks on the US capital, United States capital in January 2021. Now with Mr. Trump अबाउट टू मेक अ डेफिएंट कहते हैं डिसओबीडेंट होने को, रिबिलियंट होने को, बागी होने को, री एंट्री इनटू द मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन द वर्ल्ड, दोज टेक कंपनीज मीन टेक्नोलॉजी वाली जो कंपनीज हैं, सीम टू बी स्क्रैम्बलिंग कहते हैं कंफ्यूज हैं वो, टू गेट बैक ऑन हिज गुड साइड, कि वो क्या अपनी ये रिस्ट्रिक्शंस को लगाई रहने दें या हटा दें बिल्कुल ही। द न्यू एक्स अंडर मिस्टर मस्क has already proven its loyalties by pushing Mr. Trump campaigns and getting him elected. अब देखें, हम लोगों ने ऊपर जो पढ़ा कि जो सबसे पहले ये काम किसने किया था, इलॉन मस्क ने किया था, और उन्होंने जब 2022 में ट्विटर को बाय किया, देन उन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, ट्विटर से एक्स उसको कन्वर्ट कर दिया, और उन्होंने किसके लिए ये यूज़ किया, किसको इन्फ्लुएंस किया, मिस्टर ट्रंप को किया, उनकी कंपेन्स को, जब उनके इलेक्शन हुए हैं 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, उनको इन्फ्लुएंस किया है और मिस्टर ट्रंप को उन्होंने जो है वो इलेक्ट करवा दिया है। दिस हैज़ अर्नड इट इनफ फेवर दैट मिस्टर मस्क हैज़ इवन बीन इन्वाइटेड टू ज्वाइन द न्यू गवर्नमेंट। अब जब
इलॉन मस्क ने एक्स से सारी रिस्ट्रिक्शन से हटा दी और कोई भी कुछ भी जो है वो अपलोड कर सकता था, लिख सकता था। तो जो बाकी कंपनीज थी जैसे कि मेटा नाउ सीम्स ईगर टू कैच अप, इट हैज़ अनाउंस्ड दैट इट इज़ अबंडनिंग थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग इनिशिएटिव एंड ईजिंग मॉडरेशन ऑफ सेंसिटिव टॉपिक्स। अब देखिए कुछ ना ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं वहाँ पे हम कुछ कंटेंट या कुछ ऐसी चीज़ें तस्वीरें वगैरह अपलोड नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब की पॉलिसी है कि वहाँ पे हम कोई भी खून वाली चीज़ या गन वाली चीज़ अपलोड नहीं कर सकते, वो वहाँ से रिमूव कर देगा खुद ब खुद। तो क्या है कि अब जो मेटा है ना उसने भी ऐसा ही किया है कि उन जो ऐसी चीज़ें थी जो चेक करती थी, हमारे डाटा पे नज़र रखती थी कि हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, वो भी उन्होंने हटा दिए हैं ताकि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी जो सेंसिटिव टॉपिक है ना उस पे बात कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि वायलेंस क्रिएट होगा। अब देखिए ये एक सोशल मीडिया का एक गलत इस्तेमाल होगा ना, और इससे कितना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़म फैल सकता है। सेंसिटिव टॉपिक्स बिकॉज इट्स फाउंडर बिलीव मिस्टर ट्रम्प्स इलेक्शन हैज़ सिग्नल्ड आ कल्चरल टिपिंग पॉइंट। कल्चरल टिपिंग पॉइंट एक टर्मिनोलॉजी है जिसका मतलब है कि एक ऐसा एरिया, स्पेसिफिक एरिया, वहाँ पे जो लोगों का कल्चर है ना वहाँ पे उसको नहीं करने दिया जाएगा, उसको फॉलो नहीं करने दिया जाएगा। इस तरह का ये एक टर्मिनोलॉजी है। टूवर्ड्स फ्री स्पीच ओवर मॉडरेशन, दीज देयर हैव बीन इनफ साइंस ऑफ व्हाट द फ्यूचर होल्ड्स ऑन एक्स। मिस्टर मस्क हैज़ इन रिसेंट वीक्स लीड रिपीटेड अटैक्स ऑन इमिग्रेंट्स, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश पाकिस्तानीज यूजिंग एबहॉरेंट। एबहॉरेंट कहते हैं इनडिसेंट को, ऑब्सीन को, ऐसी चीज़ें जो कि हमारी मोरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट हों। abhorrent crimes like child grooming and sexual violence to paint a highly offensive picture of these groups for millions of his followers। अब देखिए जो इलॉन मस्क है ना उसने खुद ही ये सब कुछ किया है कि जो वहाँ पे लोग जो माइग्रेट करके आते हैं, हिजरत करके आते हैं या वहाँ पे रहना शुरू कर देते हैं, उनके खिलाफ उनके ऊपर ये अटैक्स किए हैं। ख़ास तौर पे उन्होंने यहाँ पे जो राइटर ने मेंशन किया, मुस्लिम्स एंड ब्रिटिश पाकिस्तानीज यूजिंग abhorrent crimes like child grooming, sexual violence to paint highly offensive picture. It seems that this trend will now spread on other social media platforms as well। जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि ट्विटर, तो उन्होंने ऐसा कर दिया, अब फेसबुक के साथ भी ऐसा ही होगा, एआई के साथ भी ऐसा ही होगा, एंड सारे जो हैं वो आगे अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना शुरू करते हैं। जैसे अगर हम देखें ना तो यूट्यूब पे अगर कोई अपडेट अगर व्हाट्सएप पे कोई अपडेट आती है तो साथ ही जो है वो फेसबुक पे अपडेट आ जाती है, साथ ही इंस्टाग्राम पे आ जाती है। तो सेम एज़ अगर ट्विटर ने ऐसा किया ना तो अब बाकी जो है ना बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ऐसा ही करेंगे, ऐसा खदशा है। नो मैटर्स हाउ इट इज़ बीइंग विंडो ड्रेस द कल्चरल टिपिंग पॉइंट। इन फैक्ट अब आप लोगों ने खुद भी सर्च करना है कि कल्चरल टिपिंग पॉइंट्स है क्या। इन फैक्ट सीम्स टू बी डेंजरसली टिटल्ड टूवर्ड आउट एंड आउट जीनोफोबिया। जीनोफोबिया कहते हैं कि ना एक रेसिज्म की एक टाइप है कि ख़ास तौर पे जो गैर मुल्की होते हैं ना उनसे शदीद नफ़रत पैदा हो जाना। इंडोर्स मीन सपोर्ट करना, अप्रूव करना बाय पावरफुल मोगल्स कहते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट को, या ऐसे लोग जो बड़े हो, जागीरदार हों। इन अमेरिका सिलिकॉन वैलीज़ मेन स्ट्रीम मीडिया विच हैज़ बीन रिलेंटलेसली मीन मुसलसल, कंसिस्टेंटली या परसिस्टेंट abused and discredited by the self appointed shepherds। अब shepherds जो है ना इसका मतलब है कोच या कोई भी जो उसके सरबराह होते हैं उसके of the social media masses will need to resist going the same way merely mean महज सिर्फ और mean only one to protect its interest। Indeed we are now entering a period where responsible journalists and adherents कहते हैं वाबस्तगी को और डिवोटेशंस को टू factual reporting will be critical in keeping the world sane on social media। companies abdicate mean renounce करना, denounce करना या renounce करना mean कि आप किसी चीज़ को गलत कंसीडर समझ रहे हो, their responsibility and cozy up to the new regime। mainstream media must step up and embrace the responsibility of shaping global discourse, especially around flashpoint issues in ways that prevent or at least limits harm to the alt-right targets। अब हम लोगों ने यहाँ पे ना दो टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हैं जिसको आप लोगों ने खुद सर्च करना है। फर्स्ट था कल्चरल टिपिंग पॉइंट और दूसरा था alt-rights।
कि जो वेस्टर्न ममालिक है ना, वहाँ पे जो दूसरे ममालिक के लोग जाके रहते हैं ना, उनके राइट्स पे बात हो रही है कि आप लोग जो हो उनको पूरे अच्छे तरीके से राइट्स नहीं दे रहे हो, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। और उनके जो कल्चरल टिपिंग पॉइंट में कि आप उनके कल्चर को भी फॉलो नहीं करने दे रहे। तो आप लोगों ने इसको खुद से भी सर्च करना है कि इन दोनों लफ्ज़ों का क्या मीनिंग है। दूसरा, इस डाटे को हम, जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में बताया था, कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि सोशल मीडिया का किस तरह गलत इस्तेमाल हो रहा है और किस तरह आगे देखा-देखी किस तरह दूसरे सोशल मीडिया वाले भी अपने जो हैं उनकी पॉलिसीज़ को हटा के, रिस्ट्रिक्शंस को हटा के फर्दर एक्सट्रीमिज़्म फैला सकते हैं, और किस तरह फेक न्यूज़ या एक दूसरे रिलीजन को जो है वो टारगेट किया जा सकता है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एडिटोरियल, जिसका टाइटल है ऑडियस ट्रेड। अब ऑडियस का मतलब क्या है? ऑडियस का मतलब है इल्लीगल, हेटफुल, इनटॉलरेबल, हॉरिबल। अब कौन सी भी ट्रेड हो रही है जिसको ऑडियस कहा गया है, इल्लीगल कहा गया है। ऑडियस एडजेक्टिव है, तो ऑडियस ट्रेड, तो यहाँ पे जिस ट्रेड की बात की जा रही है वो है इंसानों की ट्रेड, ह्यूमन ट्रेड, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग पे बात हो रही है इंसानों की, और बात हो रही है कि इस पे बात हो क्यों रही है, क्योंकि पाकिस्तान में 1 साल पहले भी जो है वो ग्रीक बोट ट्रेजेडी, जो कि हम लोगों ने सबने सुना था, और कितने लोगों की डेथ हो चुकी थी और इसमें ज़्यादातर पाकिस्तानी थे। अब इस साल एक और अदर केस आया है कि ग्रीक बोट ट्रेजेडी का, तो इसलिए राइटर इसको लिख रहा है। अब हमने इस डाटा को इस्तेमाल कहाँ पे करना है? हमने लिखना है ह्यूमन राइट वायलेशन पे, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी लिख सकते हैं, इसको हम पॉवर्टी में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अब लोग इल्लीगली क्यों जा रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत से मसाइल का सामना है, जिनमें सबसे मेजर प्रॉब्लम है पॉवर्टी का। क्योंकि उनके पास अब पैसे नहीं होते, तो क्या होते हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको फिर लालच देते हैं कि हम जो है आपको बाहर लेके जा सकते हैं, फिर आप वहाँ पे बहुत एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर वो उनको लेके चले जाते हैं। या तो ये होता है कि अगर तो वो किसी अच्छे लोग होते हैं तो वहाँ पे जाके वो ज़िंदगी अच्छी गुजारना शुरू कर देते हैं, और अगर वो किसी माफिया के हाथ चढ़ जाएँ तो फिर वो क्या करते हैं कि उनके ऑर्गन्स, उनको मार के उनके ऑर्गन्स को बेच देते हैं। तो राइटर इसलिए इस पे बात कर रहा है, तो हम इनको मल्टीपल टॉपिक्स में इस डाटे को इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये कुछ रास्ते हैं जिसके थ्रू जो है पाकिस्तान के लोग डंके लगाते हैं या फिर उनकी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। ह्यूमन ट्रैफिकर्स इन रास्तों के थ्रू जाते हैं, और जब यहाँ पे वो ग्रीस में पहुँचते हैं, यूरोप वाले एरिया में पहुँचते हैं, तो उनके साथ ये इंसिडेंट हो जाता है। तो राइटर इस पे बात करता है। ख़ास तौर पे ये जो इमेज है ना, हमें यही शो करवाती है कि जो लास्ट मंथ हुआ है ना एक इंसिडेंट, ग्रीक बोट ट्रेजेडी, उसको रिप्रेजेंट करती है ये वाली पिक्चर। तो वहाँ पे क्या होता था कि पूरी की पूरी कश्ती जो है ना वो डूब जाती है, और सारे लोग जो हैं वो मार दिए जाते हैं। एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। इसकी ओपनिंग लाइंस हैं, व्हेन होम्स फील लाइक अ सिंकिंग शिप। अब होम से मुराद क्या है? पाकिस्तान के। जब पाकिस्तान, उनमें उनको ऐसा लगता है ना, पाकिस्तान को किसके साथ रिजेम्बलेंस दी है? सिंकिंग शिप, डूबती हुई कश्ती के साथ, कि पाकिस्तान में उनकी हालत बिल्कुल ऐसी ही है। पीपल आर फोर्स टू मेक इलीगल फेथ इल फेटेड जर्नी फॉर अ बेटर लाइफ। इल फेटेड मीन अनलकी, डूम्ड, बदकिस्मत, जर्नी फॉर अ बेटर लाइफ। तो क्या होता है, अब इस जर्नी को इल फेटेड क्यों कहा? क्योंकि वो उनकी कश्ती रास्ते में डूब जाती है। लास्ट मंथ न्यूमेरियस पाकिस्तान इज डेड इन येट एन अदर क्यों कहा गया है? क्योंकि इससे पहले भी एक वाकया हो चुका है, ग्रीक बोट ट्रेजेडी। अकॉर्डिंग टू द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट्स 2024 ट्रैफिकिंग in persons report, the Pakistani authorities fell far short of meeting minimum criteria in several important areas. अब ये एक रिपोर्ट आई थी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, और उन्होंने कहा था कि जो पाकिस्तान के अथॉरिटीज़ है ना वो इस पे काम नहीं कर रही, और इस पे जो रेगुलेशंस है ना इसको पूरा करने पे नाकाम है। फॉर अ कंट्रीज व्यूड एज अ ह्यूमन ट्रैफिकिंग हब। अब देखिए कितने ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरह इलीगली माइग्रेट कर जाते हैं। द एब्सेंस ऑफ एन ऑफिशियल, इस वजह से उसको कहा गया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हब। द एब्सेंस ऑफ एन ऑफिशियल डाटा बेस ऑफ विक्टिम एंड ट्रैफिकिंग रिंग्स। अब कुछ लोग जो कि विक्टिम्स हैं, जिनको ज़बरदस्ती लेके जाया जाता है, वो लोग, और ट्रैफिकिंग रिंग्स, कब उनके पास ऑफिशियल जो हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनके पास इसका डाटा ही नहीं है। कपल्ड विद द इनएबिलिटी टू इंश्योर एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन, एक्सपीडियंट मीन कहते हैं कन्वीनियंट, और किसी को फ़ायदा पहुंचाने वाला। प्रोसिक्यूशन कहते हैं
ऐसा कोई भी लीगल एक्शन जो कि लिया जाता है क्राइम्स के अगेंस्ट, कि हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि ना ही तो एफिशिएंट जो है वो इनएबिलिटी टू इंश्योर एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन, ना ही तो इस पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि कौन विक्टिम है और कौन खुद ब खुद जा रहा है, और दूसरी बात पे एक्सपीडियंट मीन के कन्वीनियंट या किसी को भी फ़ायदा देने वाली प्रोसिक्यूशन नहीं हो रही, उनके अगेंस्ट लीगल एक्शंस नहीं लिए जा रहे। एंड कन्विक्शन ऑफ ट्रैफिकर्स इज़ नॉट ओनली अलार्मिंग, इट आल्सो फ्यूल्ड अनब्राइडल्ड कहते हैं बेलगाम को एक्सप्लॉयटेशंस। अब देखें, अगर कोई भी इंसान जो है उसको लेके जा रहे हैं ज़बरदस्ती, तो क्या वो उनके राइट की एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, उनके राइट्स की, ह्यूमन राइट की वायलेशन नहीं है ना। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी भी जो ट्रैफिकर्स हैं जिन जो कि इस तरह इंसानों की ह्यूमन ट्रैफिकिंग करवाते हैं, ये सिर्फ उनकी बात नहीं है, उनको उनकी कन्विक्शन नहीं है कि आप उनको सज़ा दे दो, बल्कि ये क्या है, एक्सप्लॉयटेशंस है ह्यूमन राइट की। इन दिस ब्लीक सिनेरियो मीन डार्क मिजरेबल कंडीशन, इन दिस ब्लीक सिनेरियो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ्स ऑर्डर टू टेक सीवियर लीगल एक्शन अगेंस्ट द ह्यूमन ट्रैफिकिंग माफिया। अब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है ना, उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि लीगल एक्शंस लिए जाएं, किन के खिलाफ, जो कि ये माफिया जो कि ऐसा काम करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, इंक्लूडिंग द कॉन्फिस्केशन कहते हैं जब्त करना, सीज कर लेना, ऑफ देयर एसेट्स, या उनकी जो कश्तियाँ होती है जिनके थ्रू वो लेके जाते हैं, या जो भी वो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, उनको जब्त कर लिया जाए, सीज़ कर लिया जाए। आर इनकरेजिंग बट एज नेसेसरी एज इट इज़ टू क्लैप डाउन मीन क्रैक डाउन करना ऑन ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स हु प्री मीन शिकार हैं ऑन पॉवर्टी एंड डिस्परेशन। अब देखें कौन से लोग जो हैं वो अब ऐसे माफिया के हत्थे चढ़ते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि पॉवर्टी में रहते हैं, उनको लालच दिया जाता है कि अगर आप बाहर के मुल्क चले जाओगे, ऐसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में चले जाओगे, तो क्या होगा कि आप लोग बहुत एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दोगे, मिज़री से निकल आओगे अपनी और एक खुशी वाली ज़िंदगी गुजारोगे। It is equally crucial to reflect on the circumstances that compel citizens to risk their lives। अब राइटर कहते हैं कि it is equally crucial, कि ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप जो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो सिटीजन्स को मजबूर कर देती हैं अपनी ज़िंदगियों को ख़तरे में डालने के लिए, वो क्या है, पॉवर्टी है। तो अगर हम पॉवर्टी को ख़त्म कर देते हैं तो डैट्स मीन कि लोग ऐसे इलीगली माइग्रेट नहीं करेंगे, ना ही वो अपनी ज़िंदगियों को इस तरह खतरे में डालेंगे। द वास्ट एंड मल्टी लेयर्ड क्राइम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिक्वायर्स आ वाइडर प्रीएम्प्टिव मीन के उसको किस तरह इस चीज़ से बचाव किया जाए, प्रिवेंटिव एंड रिजल्ट ड्राइवन स्ट्रेटजी फ्रॉम द गवर्नमेंट। अब राइटर कहते हैं कि अगर आप लोगों ने इस क्राइम से बचना है ना, तो क्या किसकी ज़रूरत है कि आप ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाएं, रिज़ल्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज़ बनाएं। ऐसा नहीं है कि बस पॉलिसीज़ बना दिए, ना ही उस पर इम्प्लीमेंटेशंस हों, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर लॉज तो हैं लेकिन उनके ऑर्डर्स पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बैटलिंग कंप्लाइसेंट ऑफिसर्स, कंप्लाइसेंट कहते हैं शराकतदारी को, इन्वॉल्वमेंट को, कि ऐसे ऑफिसर्स जो कि इसमें मुलविस हैं उनके खिलाफ भी हमें जंग करनी चाहिए। एंड पावरफुल इंटरेस्ट टॉप द लिस्ट ऑफ मेजर चैलेंजेस एंड इनसरमाउंटेबल कहते हैं नाकाबिले तस्खीर, इम्पॉसिबल, इनसॉल्युबल रियलिटीज़ विदाउट अनरिलेंटिंग का मतलब होता है सख्त, शदीद, रिलेंटिंग पॉलिटिकल कमिटमेंट मोर एवर। एंड अब कहते हैं, राइटर कहते हैं कि अगर हम लोगों ने इन चीज़ों से करना है, देखिए अगर ऑफिसर जो है ना वही इन चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, तो क्या जो हम लोगों ने लॉज बनाए हैं या कोई पॉलिसीज़ बनाई हैं इनके खिलाफ, तो क्या वो इन चीज़ों को कभी भी इम्प्लीमेंट होने देगा? नहीं ना। तो सबसे पहले हमें इनको ख़त्म करना है, इन चैलेंजेस को है ना वो फेस करना है। मोर ओवर एन इन्फ्लुएंशियल परपिट्रेटर कहते हैं कल्प्रिट को, मुजरिम को। गेट अवे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है गेट ऑफ या फिर एस्केप विद द इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स इंस्टेड ऑफ इनकार्सिरेशन। अब देखें, राइटर कहते हैं कि जो इन्फ्लुएंशियल कल्प्रिट्स होते हैं ना, मुजरिम होते हैं, अब वो क्या करते हैं, देखिए अगर एक इंसान ने क्राइम किया है, इतने लेवल पे क्राइम किया है, तो जाहिर सी बात है वो एक पक्का बंदा होगा, उसके पास पैसे होंगे इतने। इन्फ्लुएंशियल परपिट्रेटर्स कि वो एक कल्प्रिट जो है, मुजरिम है, उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो क्या कहेगा, जब वो पकड़ा जाएगा तो वो क्या कहेगा कि मुझसे आप फ़ाइन ले लें लेकिन मुझे अपनी कस्टडी में ना रखें। अब जब उसको सज़ा नहीं मिलेगी, कन्विक्शन रेट कम हो गया, तो मीन कि उसका जो क्राइम करने का जो उसके अंदर करेज है ना वो इंक्रीज़ हो गई है। अब वो
और बढ़ चढ़ के क्राइम करेगा कि भाई अगर मैं पकड़ा भी गया ना तो फाइन दूंगा, जान छुड़ाऊंगा और बाहर निकल के आके फिर वही काम करना शुरू हो जाऊंगा। तो राइटर हमें अब ये कहते हैं कि जो अब गवर्नमेंट ने एक्ट्स बनाए हैं ना, अब उस पे इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, ना कि उनसे फ़ाइन लिया जाए, रिश्वत ली जाए और उनको छोड़ दिया जाए। The on-ground enforcement of the Prevention of Trafficking in Persons Act 2018 remain insignificant। Insignificant क्यों रहा? क्योंकि उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। रीज़न हमने ऊपर पढ़ ली, क्योंकि फ़ाइन दे देते थे वो और क्या इसका था, कस्टडी में नहीं रखते थे उसको, कन्विक्शन रेट कम जिसकी वजह से हो जाता था। रेंडरिंग मीन प्रोवाइड करता है इट इनइफेक्टिव एज आ डेटरेंट। डेटरेंट कहते हैं बाज आ जाना, रिस्ट्रिक्टिव हो जाना, रिस्ट्रेनिंग, डेटरेंट। अब जब वो क्या करेंगे कि वो इतने ज़्यादा इनएफिशिएंट, इनसिग्निफिकेंट जब देखेंगे कि ये एक्ट ही तो हैं बस, लेकिन हम फाइन देंगे और बाहर निकल आएंगे, इसका मतलब क्या है कि वो फिर दोबारा जाके क्राइम करेंगे। इरेडिकेटिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ वन ऑफ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल फॉर 2030। अब देखें इसको, इस डाटा को यहाँ से हमें पता चलता है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हमारा एक UN सस्टेनेबल गोल है जिसको हम लोगों ने 2030 तक अचीव करना है। तो क्या हम इस कंडीशन के साथ इसको अचीव कर पाएंगे? और अगर हमें अचीव करना है तो हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास एक्ट्स हैं, लाज हैं, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ना कि अपना कन्विक्शन रेट हाई करेंगे, ना कि सिर्फ फ़ाइन इम्पोज करके उनको छोड़ देंगे, बल्कि उनको कस्टडी में रखेंगे। जब एक को सज़ा मिलेगी ना तो 10 खुद ब खुद बाज आ जाएंगे उल्टा काम करने से। बट एस्टीमेट शो दैट ट्रैफिकर्स डिप्यूट थाउजेंड ऑफ पाकिस्तानीज एवरी ईयर ड्यू टू acute poverty, lack of education, unemployment and violence। अब देखें, अब एक एस्टीमेट के मुताबिक जो है ना, अब लोग ऐसा क्यों करते हैं, डंकी क्यों लगाते हैं और या फिर ऐसे माफिया के हाथ क्यों चढ़ जाते हैं? क्योंकि पॉवर्टी की वजह से, ड्यू टू द एक्यूट पॉवर्टी की वजह से, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से एंड वायलेंस। क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में मिलिटेंट वायलेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी रिपोर्ट हम लोगों ने कल भी पढ़ी थी कि पाकिस्तान में कितने ज़्यादा मिलिटेंट अटैक्स हो चुके हैं। ख़ास तौर पे 2024 को जो है वो डेडलीस्ट ईयर कहा गया था। हैंस द प्राइम मिनिस्टर्स कॉल फॉर टेक्निकल ट्रेनिंग इज़ अ लॉन्ग शूट बिकॉज अर्जेंट फाइनेंशियल सपोर्ट इज़ एनी हाउस होल्ड प्रायोरिटी बिसाइड एलिमिनेटिंग मीन इरेडिकेट करना या किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ह्यूमन ट्रैफिकर्स बिगन्स विद a toughened legal system and a security apparatus empowered enough to withstand political pressures। अब देखें, राइटर कहते हैं कि अगर आप लोगों ने ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को ख़त्म करना है ना तो आपको सख्त लीगल एक्शंस लेना पड़ेंगे, सख्त एक मजबूत लीगल सिस्टम बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात पे, अगर कोई अफसर है जो वो इसके पीछे इसके भी अंदर इन्वॉल्व है, तो क्या करना है कि आपने अपना जो इंस्टीट्यूशन है उसको इतना ज़्यादा मजबूत कर लेना है, इतना ज़्यादा एम्पावर कर लेना है कि जो कि किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर के अगेंस्ट खड़ा रह सके। एन इनविजिबल स्टैंड ऑफ द ऑडियस प्रैक्टिस इज द ग्रोइंग वेब ऑफ डिजिटल ट्रैफिकिंग इन 2023 रिपोर्टेडली ऑनलाइन syndicate mean associations organizations made up to $37 billion from targets across East and Southeast Asia। A UN report in October revealed that online gangs use AI as a weapon of deception। Pakistan's anti-trafficking measures depend on the speed with which its fractured digital space is restored so that digital slavery rackets mean fraud या scam and fraudulent charity enterprises are successfully thwarted mean नाकाम करना, स्पॉइल करना या फिर प्रिवेंट करना या उनको बिल्कुल रोक देना। इन शॉर्ट वी मस्ट फाइट फायर विद फायर। और राइटर, अब जैसे हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा कि लोग अब जो ये जो क्रिमिनल्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं, वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? AI का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को धोखा देने के लिए। और क्या करते हैं कि जब उनके साथ फ्रॉड करते हैं या फिर जो है ना, कुछ लोग कहते हैं कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ना, ये स्लेवरी का, डिजिटल स्लेवरी का या फिर मॉडर्न स्लेवरी का ना दूसरा नाम है।
अब ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि देखिए, जब लोग इल्लीगली माइग्रेट करेंगे, डंकी लगाएँगे, तो क्या होगा, ना ही तो इनके पास पासपोर्ट होगा, वहाँ पे ये दूसरी लैंड पे जाके इल्लीगल तरीके से रह रहे होंगे। जब वहाँ पे जाके इल्लीगल तरीके से रहेंगे, तो इनको कोई भी बड़ा काम नहीं देगा, अगर ये पढ़े लिखे भी होंगे तो भी। पढ़ा लिखा काम नहीं देगा और कोई भी अच्छा काम नहीं देगा, तो वहाँ पे जाके ये नौकरों की तरह की ज़िंदगी गुज़ारेंगे, और अगर ये किसी ऐसे इंसान के, जो कोई अच्छा इंसान नहीं होगा, उसके हाथ चढ़ जाएँगे, तो वो इनको इल्लीगली या फिर गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करेगा, इनका गलत इस्तेमाल करेगा, और इसको ये फिर सारी ज़िंदगी, या फिर इसकी जो पूरी नस्ल है वो सारी ज़िंदगी स्लेवरी की ज़िंदगी गुजारेगी। तो ये बहुत एक ह्यूमन राइट की वायलेशन है, और इसको हम इस तरह डाटा में इस्तेमाल करेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है। हमारा अगला जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है ट्रेजर ऑफ द इंडस। ट्रेजर का मतलब है खजाना। इंडस रिवर की बात हो रही है, और हम इसमें बात करेंगे इंडस डॉल्फिन की। इंडस डॉल्फिन को बुल्हान भी कहा जाता है लोकली। द इंडस डॉल्फिन और बुल्हान एज इट इज़ नोन लोकली इज़ अ रिमार्केबल स्पीशीज़। रिमार्केबल का मतलब होता है नोटेबल स्पीशीज़ फाउंड ओनली इन द इंडस रिवर, और ये सिर्फ इंडस रिवर में ही पाई जाती है। अनलाइक अदर डॉल्फिन्स, और ये दूसरी डॉल्फिन्स की तरह नहीं होती। इट इज़ फंक्शनली ब्लाइंड, और ये इसको नज़र नहीं आता। बट हैज़ सोफिस्टिकेटेड कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड को। सोनर कैपेबिलिटीज़ कहते हैं इको साउंडर को, कि ये इसमें इसको जब नज़र नहीं आता तो ये तैरती कैसे है। तो भाई ये जो है ना, इसमें जो हमारी आवाज़ें होती है ना, उसमें इसको ना ये कैपेबिलिटी है इसकी, कि ये उनको सुनते हुए ना अपनी जो स्विमिंग है वो करती है। टू नेविगेट मीन डायरेक्ट करना, स्विम करना, एंड हंट इन आवर मर्की रिवर। मर्की कहते हैं डार्क और गंदे, और हम कह लें कि ग्लूमी रिवर वाटर्स। डिस्टिंक्टिव कहते हैं सेपरेट को। डिस्टिंक्टिव साइड स्विमिंग एंड रिमार्केबल एडाप्टेशंस मेक इट इनवैल्यूएबल कहते हैं प्रीशियस फॉर साइंटिफिक स्टडी एंड आ क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ रिवर इकोसिस्टम हेल्थ। Unfortunately, with a population of approximately 1960, the बुल्हान remain critically endangered। अब बात कर रहे हैं कि जो इसकी तादाद है ना वो बहुत कम रह गई है, और सिर्फ 1960 जो हैं ये तकरीबन इतनी डॉल्फिन्स रह गई हैं, और ये एक खतरा है, इंडेंजर एनिमल है। ठीक है। और इस पे हम बात करेंगे कि किस तरह इसको हम नापैद होने से बचा सकते हैं। Organizations like WWF Pakistan and community volunteers have made significant strides कहते हैं कदम उठाना इन रिवर्सिंग इट्स डिक्लाइन। अब बात करते हैं कि जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक WWF पाकिस्तान और अदर्स कम्युनिटीज़, उन्होंने अपने कदम बढ़ाए हैं, इस पे काम किया है कि हम इसको इंडेंजर एनिमल होने से बचा सकें, इसको ख़त्म होने से बचा सकें। रिवर्सिंग इट्स डिक्लाइन अवेयरनेस कंपेन्स की गई हैं। हैव कर्बिंग मीन कंट्रोल करना, यहाँ पे लिमिट कर देना। हार्मफुल प्रैक्टिसेस सच एज किलिंग डॉल्फिन्स फॉर ऑयल, क्योंकि डॉल्फिन को इसलिए कुछ लोग मार देते हैं उनके ऑयल को इस्तेमाल करने के लिए। एंड प्रमोटेड डॉल्फिन सेफ फिशिंग। अब ऐसा है कि जहाँ पे ये इंडस रिवर में जो लोग फ़िशिंग करते हैं उनके लिए क्या कर दिया गया है कि कुछ ऐसी मछलियाँ कर दी गई कि अब आप डॉल्फिन खाने की बजाय ना दूसरी अदर फिशेस जो हैं उनको खाएं। वॉलंटियर्स आल्सो एजुकेट लोकल कम्युनिटीज़ ऑन अल्टरनेटिव लाइवलीहुड सच एज किचन गार्डनिंग टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फिशिंग। अब जो है दूसरे उन्होंने एजुकेट किया है, उनको कंपेन्स किए हैं, और उनको जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको बताया है कि ये किस तरह इंडेंजर एनिमल हो रही है, तो आप इसको इस्तेमाल करने के बजाय दूसरी फिशेस को इस्तेमाल करें, या फिर आप जो किचन में या फिर गार्डनिंग के लिए टू रिड्यूस डिपेंडेंसी के लिए कुछ अल्टरनेटिव यूज़ करें, फिशेस को छोड़ दें। करंट कंजर्वेशन मीन प्रिवेंटेशन और प्रोटेक्शन एफर्ट्स रिलाई मीन डिपेंड करती हैं हैवीली ऑन फॉरेन एनजीओज एंड एन अनसस्टेनेबल मॉडल डैट साइड स्टेप का मतलब है अवॉइड करता है स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को। द फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट मस्ट टेक दैट द लीड। दे मस्ट एलोकेट डेडिकेटिंग फंडिंग सपोर्ट रिसर्च एंड क्रिएट परमानेंट पोजिशन फॉर लोकल कंजर्वेशन ऑफिसर्स रैदर दैन डिपेंडेंसी ऑन द वॉलंटियर्स। अब राइटर कहते हैं कि इसकी जो प्रिवेंटेशन है वो हैवीली डिपेंड कर रही है फॉरेन एनजीओज पे। तो जो हमारी करंट रूलिंग गवर्नमेंट है ना उसको क्या करना चाहिए कि फंडिंग करनी चाहिए, डेडिकेटेड फंडिंग करनी चाहिए, रिसर्च को सपोर्ट करना चाहिए, और परमानेंट ऐसे ऑफिसर्स या फिर ऐसा एक कहते हैं डिपार्टमेंट बनाना चाहिए जो कि हमारी एक्यूट लाइफ को सेव कर सके। द प्राइवेट सेक्टर शुड
पिच इन का मतलब होता है to start working and contribute on something with corporate social responsibility programs focused on river conservation and ecosystem development। अब राइटर कहते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है ना, इसके अलावा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स हैं, इनको भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए रिवर कंजर्वेशन में, क्योंकि जो वहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है उसको सेव कैसे किया जा सकता है, किस तरह सेव किया जा सकता है। दिस प्रोग्राम कैन बी इंसेंटिवाइज मीन इंस्पायर करना या मोटिवेट करना उनको कुछ करने के लिए बाय द गवर्नमेंट थ्रू टैक्स बेनिफिट्स, ताकि कुछ इस तरह की कोई पॉलिसी लॉन्च कर दी जाए कि अगर आप इस तरह के इक़दाम करेंगे तो हम आपको टैक्स में बेनिफिट्स देंगे। फॉर देयर part, communities along the Indus must participate in citizen science programs to monitor dolphin population and maintain river bank habitats। आगे राइटर एक और सोल्यूशन देते हैं कि हमें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ जो है सिलेबस में ऐड कर देनी चाहिए कि हम किस तरह इंडेंजर एनिमल को सेव रख सकते हैं। मोर ओवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शुड इंटीग्रेट का मतलब होता है कोलैबोरेट करें रिवर इकोसिस्टम स्टडीज इनटू देयर क्यूरिकुला। दिस मीन्स नॉट जस्ट टेक्स्ट बुक लर्निंग बट हैंड्स ऑन फील्ड विजिट टू द इंडस। इसके अलावा वहाँ की जो भी टूर जाए तो स्कूल का या फिर कॉलेज का टूर ऐसी जगहों पे किया जाए जहाँ पे हम लोग बाकायदा प्रैक्टिकल चीज़ें देख सकें। वेयर स्टूडेंट कैन पार्टिसिपेट इन डॉल्फिन मॉनिटरिंग, understanding river health indicators and learn practical conservation techniques. More crucially, Pakistan must develop its own cadre कहते हैं टीम या फिर एक ग्रुप खुद का कायम कर देना चाहिए, ना कि जो फॉरेन NGOs हैं उन पे हमें सारी ज़िंदगी जो है उन पे डिपेंड होना है, बल्कि अपना भी एक टीम जो है वो इस्टेब्लिश करें फॉर मैराइन बायोलॉजिस्ट एंड मैराइन कहते हैं समुद्री एक्वेटिक एंड कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स थ्रू स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स एंड रिसर्च ग्रांट्स। द इंडस डॉल्फिन इज़ नॉट मेयरली मीन कि जस्ट या सिंपल या महज सिर्फ एक जो है वो इंडस डॉल्फिन जो है वो एक स्पीशीज़ नहीं है, बल्कि टू प्रिजर्व इट्स अ सिंबल, ये बल्कि एक ये सिंबल है किसका, ऑफ आवर इकोलॉजिकल हेरिटेज कहते हैं विरासत को, लेगेसी को। इट्स सर्वाइवल डिपेंड ऑन कलेक्टिव एक्शन। वी मस्ट कम टुगेदर टू सिक्योर द फ्यूचर ऑफ दिस इररिप्लेसेबल ट्रेजर ऑफ द इंडस। अब देखिए जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये सिर्फ जो है इंडस रिवर में पाई जाती है और ये बाकी डॉल्फिन से अलग होती है। और इसके अलावा हमने पढ़ा कि किस तरह जो है ना इसको हम सेव कर सकते हैं अपने एजुकेशन में सिलेबस में डाल के, टेक्स्ट बुक में। इसके अलावा हम ऐसे टूर्स करवा सकते हैं बच्चों के जहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिकली चीज़ें देखने का मौका मिले। यहाँ तक होता है हमारे तीनों एडिटोरियल्स कंप्लीट। अब हम करेंगे ओपिनियंस का एनालिसिस। जो सबसे पहला ओपिनियन है वो है डीलिंग विद द तालिबान, जो कि लिखा है मैम मलिहा लोधी ने। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान अफगान के रिलेशंस किस तरह बेहतर हो सकते हैं, किस तरह पाकिस्तान अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर सकता है। हम इस डाटे को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान अफगान रिलेशंस। इसके अलावा किस तरह अगर टेररिज्म का टॉपिक आता है तो हम फिर भी अफगानिस्तान को लाजमी मेंशन करेंगे, ख़ास तौर पे जैसे कि मैंने आपके सामने मैप रखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो दो प्रोविंसेस हैं बलूचिस्तान और KPK, इन दोनों के बॉर्डर शेयर होते हैं अफगानिस्तान के साथ। और जैसा कि हमें पता है कि वहाँ पे जो पाक तिका है वहाँ पे सेंचुरीज़ हैं किनकी, तालिबान की। मिलिटेंट ग्रुप है वहाँ पे रहता, उनकी वो पनाहगाहें हैं, तो वहाँ पे वो आते हैं पाकिस्तान में और टेरर फैलाते हैं और चले जाते हैं, जिस वजह से हमारे ये जो बॉर्डर्स हैं वो सिक्योर नहीं है। पाकिस्तान ने स्ट्राइक की है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं। अब जो अफ़गानिस्तान है वो इंडिया के साथ जो है वो अपने रिलेशंस को बहाल कर रहा है, जबकि उनके स्टार्टिंग में रिलेशन जो थे वो ठीक नहीं थे। जब से तालिबान की हुकूमत आई थी, तालिबान की गवर्नमेंट जो थी वो 2021 में आई थी। अब पूरे ओपिनियन में यही बात डिस्कस की गई है कि किस तरह हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। अब जबकि इंडिया ने कर लिए तो अब हम सोचें कि अगर इंडिया को कोई ख़तरा नहीं है तो भाई इंडिया ने पहले से ही उनके साथ कहा है कि आपकी वजह से हमारे मुल्क में टेररिज्म नहीं आना चाहिए, हमारी टेरिटरी में कोई भी इस तरह का इलीगल वायलेंस फैलाने की आप लोग जुर्रत नहीं कर सकते। इसके अलावा जो इंडिया के साथ अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर ने आपस में बातें की हैं ना, उनमें थी कि हम लोग ट्रेड बेहतर करेंगे आपस में। और जो इंडिया है ना, उन्होंने कहा है कि जो रेफ्यूजीज़ थे ना जो कि पाकिस्तान में थे और पाकिस्तान ने उनको निकाल दिया था, हालात पाकिस्तान के उनकी वजह से भी इनकी दोस्ती में पाकिस्तान और अफगान के रिलेशन इसकी वजह से भी ख़राब हुए थे। दूसरी साइड पे इंडिया ने उनको कहा है कि हम आपकी मदद करेंगे उनकी रिहैबिलिटेशन में।
कि जो लोग अब वहाँ से पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में भेज दिए गए हैं ना, तो हम लोग अब उनकी मदद करेंगे और हम दोनों मुल्क जो हैं वो आपस में अब ट्रेड भी किया करेंगे। लेकिन टेररिज्म की वजह से आपके कंट्री के टेररिज्म या मिलिटेंट अटैक्स की वजह से हमारे कंट्री में कोई भी फसाद नहीं होना चाहिए। वो कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो पाकिस्तान जो है अब दरमियान में फंस चुका है। पाकिस्तान का ना वेस्टर्न साइड जो है वो है सिक्योर है और ना ही ईस्टर्न साइड। अब वो तो काफ़ी देर से हमारे रिलेशंस इंडिया के साथ ख़राब थे और इसी वजह से, ये सारे मसले की वजह से इस टाइटल का नाम है डीलिंग विद द तालिबान। अब हम लोगों ने डील किस तरह करना है तालिबान को। ओपिनियन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग लाइंस हैं, व्हेन द तालिबान रिटर्न्ड। अब कब रिटर्न थे? 2021 में, 4 साल हो गए हैं, टू पावर इन अफगानिस्तान ओवर 3 years अगो। Pakistan's policymakers assume this would help to guarantee the stability of the country's western border। अब पाकिस्तान ने कहा कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी, पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ रिलेशंस इससे पहले भी ठीक नहीं थे, तो पाकिस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया खुद से ही कि अब ऐसा लगता है कि हमारे जो वेस्टर्न बॉर्डर है ना वो सिक्योर हो जाएगा, उनके साथ हमारे रिलेशंस जो है ना वो स्टेबल हो जाएंगे। ये ऐसा उनको लगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जो कि अभी हम लोगों ने देख लिया कि उनकी वजह से हमारे बॉर्डर्स को ज़्यादा ही नुकसान पहुंचा है, बेहतरी नहीं आई। That has long been a strategic compulsion given Pakistan's troubled relations with India on its eastern flank। पाकिस्तान की ईस्टर्न साइड पहले ही नहीं थी सही। अब पाकिस्तान के साथ ईरान के भी बॉर्डर्स, उनके साथ भी हमारी ट्रेड नहीं हो रही। चाइना के साथ भी हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, मीना हम सारी जगहों से, हर तरफ से घिरे हुए हैं। बट द assumptions about securing the border with Afghanistan under Taliban rule turned out to be a strategic miscalculation। अब मैं मलिहा लोधी कहती हैं कि हम लोगों ने जो कैलकुलेशन की थी ना वो गलत निकली है। जो हम लोगों ने कहा था कि हमारे ताल्लुकात इनके साथ बेहतर होंगे, हमारे ताल्लुकात इनके साथ बेहतर नहीं हुए बल्कि ख़राब ही हुए हैं। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग फॉर इट टू बिकम एविडेंट दैट द तालिबान टेक ओवर इनेबल द तहरीक तालिबान यानी कि TTP की बात कर रहे हैं हम, पाकिस्तान टू रिकॉग्नाइज, रिविजिटलाइज एंड देन एस्केलेट क्रॉस बॉर्डर अटैक्स पोजिंग अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। अब मैम मलिहा लोधी बात करती हैं कि जो TTP है ना उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं किया गया। वहाँ के जो तालिबान की गवर्नमेंट आई उन्होंने तहरीके तालिबान पाकिस्तान पे कोई भी काम नहीं किया उनकी, बल्कि जो सेंचुरीज थी वो पाकिस्तान के बॉर्डर्स के साथ बिल्कुल क्लोज थी, जिसकी वजह से क्या होता था कि क्रॉस बॉर्डर अटैक्स होते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को खतरा था। पोजिंग अ सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट टू पाकिस्तान। The Taliban unwillingness to take action against the TTP appended Pakistan's Islamabad expectations that Kabul would be responsive to Pakistan's security concerns। अब ये हुआ कि जब उनको लगा था ना कि हमारे ताल्लुकात अब बेहतर हो जाएंगे अफ़गानिस्तान के साथ, जब तालिबान की गवर्नमेंट आई तो पाकिस्तान ने जब अपने कंसर्न्स उनके सामने रखे कि इस तरह जो TTP है वो हमारे बॉर्डर्स को इनसिक्योर कर रहा है, हमें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो उन्होंने जो काबुल है अफ़गानिस्तान का कैपिटल, यानी कि वहाँ पे जो है वो तालिबान की गवर्नमेंट है, तो उन्होंने कोई भी कंसर्न शो नहीं करवाए, जिसकी वजह से हमें खुद ही कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़े। सक्सेसिव रिपोर्ट्स बाय द UN सिक्योरिटी काउंसिल एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम रीइंफोर्स्ड पाकिस्तान्स असेसमेंट बाय द फाइंडिंग दैट द TTP बेनिफिटेड। अब ये जो रिपोर्ट आई है ना UN सिक्योरिटी काउंसिल्स की तरफ, उन्होंने क्या कहा था कि जो TTP है ना वो जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है ना, जितने भी एक्सट्रीमिज़म फैल रही है जहाँ पे भी फॉरेन लेवल पे या वेस्टर्न में, ईस्ट में, जहाँ पे भी, वहाँ पे ये उनको जो है वो फ़ायदा पहुँचा रहा है। क्यों पहुँचा रहा है? जब से वो कह रहा है कि अफ़गानिस्तान फ्रॉम द तालिबान टेक ओवर, TTP बेनिफिटेड द मोस्ट ऑफ ऑल द फॉरेन एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन अफ़गानिस्तान फ्रॉम द तालिबान टेक ओवर। जब से टेक ओवर का मतलब होता है कब्जा करना। इट्स लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ जुलाई 2024 सेज दैट TTP रिमेन्ड द लार्जेस्ट टेररिस्ट ग्रुप ऑफ अफ़गानिस्तान। अब ये जो रिपोर्ट आई थी ना, लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ जुलाई 2024, उसमें कहा था कि जो TTP है ना ये लार्जेस्ट टेररिस्ट ग्रुप है अफ़गानिस्तान का, विद एन एस्टिमेटेड स्ट्रेंथ ऑफ, ये इनके फाइटर्स हैं इतने ज़्यादा, इट कंटिन्यू टू ऑपरेट एट सिग्निफिकेंट स्केल इन अफ़गानिस्तान एंड टू कंडक्ट टेररिस्ट ऑपरेशन इनटू पाकिस्तान फ्रॉम देयर। अब वो कहते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, अगर एक एस्टिमेट लगाएं, और ये सबसे ज़्यादा लार्ज
लार्जेस्ट टेररिस्ट ग्रुप है और पाकिस्तान में जितने भी जो टेररिस्ट ऑपरेशंस हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे हैं, वो इनकी वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारा बॉर्डर्स जो है वो उनके साथ लगते हैं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया। अगर तो आपको वो ड्रा करना आता है तो आप पेपर में ड्रा भी कर सकते हैं कि किस तरह जो KPK का बॉर्डर और बलूचिस्तान का बॉर्डर हमारा अफगानिस्तान के साथ लगता है और इस तरह हमें जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज हैं। द तालिबान डू नॉट कंसीव ऑफ TTP एज अ टेररिस्ट ग्रुप। अब जो तालिबान है ना वो TTP को टेररिस्ट ग्रुप समझते ही नहीं है, तो फिर वो उस पर काम ही क्या करें। द बॉन्ड आर क्लोज एंड द डेप्ट ओर टू TTP सिग्निफिकेंट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द TTP रिसीव सपोर्ट एंड ओवरसाइट फ्रॉम अफगानिस्तान जनरल Directorate of Intelligence aimed at preventing defection to ISK. The Taliban's principle for TTP linked to Al-Qaeda also continue. अब ये जो TTP है ना इसका ताल्लुक अल-कायदा के साथ भी है, जो कि जब हम लोगों ने सीरिया क्राइसिस का न्यूज़पेपर में आता रहा है तब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट नहीं किया था, तो तब हमें पता चला था कि जो वहाँ पे जो HTS है ना उसका जो गवर्नमेंट उसका जो लीडर था ना वो भी अल-कायदा का लीडर रह चुका है पहले, और जो अल-कायदा है इसको सपोर्ट थी TTP की। There was a significant surge in cross-border terrorist attack by TTP last year. Surge का मतलब होता है इजाफा होना last year and rise in casualties of law enforcement personnel which heightened the security challenges for Pakistan. अब जो है ना अब जो राइटर कहते हैं कि इनकी वजह से क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स की वजह से जो कौन कर रहा है TTP कर रहा है इसमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है 2024 में, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमारे अफसर थे वो भी शहीद हो चुके थे और इसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। इनफैक्ट 2024 वाज द डेडलीस्ट ईयर विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ कैजुअलिटीज़ इन टेररिस्ट अटैक्स इन ऑलमोस्ट अ डेकेड। और राइटर कहती हैं कि इनके में इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका है कि जो 2024 था ना इसको डेडलीस्ट ईयर जो है ना वो डिक्लेयर कर दिया गया था, इतना ज़्यादा टेररिस्ट अटैक्स इस ईयर में हुए हैं। 3.5 years of talk on the TTP between Pakistan officials and Taliban authorities yielded little, कि कोई भी उनके साथ कम्युनिकेट करने का फ़ायदा नहीं हुआ, जिसकी वजह से पाकिस्तान को स्ट्राइक करना पड़ा उनके ऊपर। तालिबान responses ranged from asking for time to manage TTP to urging Pakistani officials to talk to the militant group as well as offering assurance of resettling its fighter away from the border and asking for financial help to do this. अब राइटर कहती है कि पाकिस्तान ने उनके साथ बातचीत की और उनसे ये भी कहा कि आप जो है ना वो अगर आप लोगों ने ख़त्म नहीं ना करना, अपने मुल्क से भी ख़त्म नहीं करना चाहते आप, क्योंकि वो तो कंसिडर ही नहीं करते इसको कि ये टेररिस्ट ग्रुप है, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें कि हमारे बॉर्डर से इनको थोड़ा सा दूर कर दें ताकि ये हमारे मुल्क में आके फसाद बर्पा ना करें। विद देयर पेशेंट एग्जॉस्टेड पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ बिगन टू अडॉप्ट अ हार्डर लाइन टूवर्ड्स काबुल, आल्सो अंडरटेकिंग अनाउंसमेंट काइनेटिक एक्शंस मीन के forceful actions on TTP sanctuaries and individuals in Afghanistan. अब देखिए जब पाकिस्तान ने इतनी देर उनसे बातचीत की, यहाँ पे जैसे कि मेंशन है कि पाकिस्तान ने तकरीबन 3.5 years उनके साथ बात करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की जब बात नहीं मानी तो पाकिस्तान को एक काइनेटिक जो है उसका काइनेटिक अटैक्स करना पड़े उन पे, एक फोर्सफुल जो है ना वो मेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और उन्होंने वहाँ पे जाके उनके ऊपर अटैक्स कर दिए, जिसकी वजह से TTP की सेंचुरीज़ को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा अफ़गानिस्तान के अंदर। अब हम लोगों ने उनकी बॉर्डर्स को जो है वो क्रॉस किया, जिसकी वजह से हमारे रिलेशंस ख़राब हो गए। पब्लिक स्टेटमेंट्स बाय पाकिस्तानी लीडर बिकम टफर। तालिबान लीडर्स वर आस्क्ड टू चूज़ बिटवीन द TTP एंड पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि जहाँ तो हमारे साथ रिलेशंस बेहतर कर लें या फिर TTP को खुद संभाल लें, तो पाकिस्तान ने क्या किया, TTP के ऊपर जो है वो स्ट्राइक कर दी। मिलिट्री स्पोकमैन हेल्ड इन अफगानिस्तान इंटरिम गवर्नमेंट स्क्वेयरली रिस्पॉन्सिबल फॉर आर्मिंग टेररिस्ट एंड प्रोवाइडिंग अ सेफ हेवन फॉर देम। लास्ट वीक प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ डिमांडेड काबुल टेक एक्शन टू स्टॉप TTP from attacking and killing innocent people, calling them a red line for Pakistan. अब ये ऐसा हुआ कि जब पाकिस्तान जब कोई भी जंग लगती है या कोई भी किसी मुल्क पे हमला करता है तो क्या होता है कि वहाँ पे जो इनोसेंट पीपल होते हैं ना उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ है उन्होंने ये कहा है कि अपने जो एक्शंस है ना वो जो आप काइनेटिक अटैक्स कर रहे हैं उनको फ़िलहाल रोक दो, क्योंकि इसकी वजह से जो इनोसेंट लोग हैं वो भी मारे जा रहे हैं, तो इस वजह से फ़िलहाल ये जो है वो स्टॉप कर दी गई। दिस फॉलोड एन ऑडेशियस कहते हैं जुल्म को।
TTP attack on a border attack in Makin in late दिसंबर 2024 की बात हो रही है, विच लेफ्ट 16 सिक्योरिटी पर्सनल डेड एंड फोर्स्ड पाकिस्तान टू रिटेलिएट। अब कहती हैं मैम मलिहा लोधी कहती है कि जो पाकिस्तान में अटैक किए थे टीटीपी ने दिसंबर में, जिसकी वजह से 16 सिक्योरिटी पर्सनल्स की डेथ हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान ने बदला लिया है अपने जो सिक्योरिटी पर्सनल्स की डेथ का। डेज लेटर ऑन दिसंबर 2024 पाकिस्तानी फाइटर जेट कैरिड आउट एयर स्ट्राइक अगेंस्ट टीटीपी हाइड आउट इन पाक्तिका प्रोविंसेस। अब कहती हैं कि जो दिसंबर 2024 का था ना, उसमें उनके लास्ट डेज में तो क्या हुआ था कि पाकिस्तान के जो फाइटर्स थे उन्होंने स्ट्राइक की थी। स्ट्राइक कहते हैं हमले को, अगेंस्ट टीटीपी हाइड आउट, जहाँ पे ये रह रहे थे। कहाँ पे रह रहे थे? पाक्तिका प्रोविंसेस में। द तालिबान अथॉरिटीज लॉन्च एन एंग्री प्रोटेस्ट विद इस्लामाबाद एंड claimed their force retaliated by hitting several Pakistan positions along the border including the Waziristan। अब जो तालिबान अथॉरिटीज़ थी ना, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारे जो प्रोविंसेस या पाक्तिका पे हमला किया ना, अब हम आपके भी हमला करेंगे। रिटेलिएट मीन बदला लेंगे। कैसे बदला लेंगे? बाय हिटिंग सेवरल पाकिस्तानी पोजीशंस अलोंग द बॉर्डर, जो कि बॉर्डर्स के साथ पाकिस्तान के लोग रहते हैं। और उन्होंने कहा कि वजीरिस्तान तक जो है ना हम लोग हमला करेंगे। These armed clashes injected more tension into an already strained relationship। अब जो रिलेशंस इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, पहले भी आपस में ताल्लुकात जो थे वो बेहतर नहीं थे, अब जो है ना वो मज़ीद ख़राब हो गए, क्योंकि अब वो भी कह रहे हैं कि हम भी आपसे बदला लेंगे, क्योंकि आपने हमारे मुल्क में आके हमारे प्रोविंसेस पे हमला किया और हम आपके भी अब हमला करेंगे वज़ीरिस्तान तक। दिस एट अ टाइम व्हेन पाकिस्तान स्पेशल इन्वो फॉर अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक was in Kabul holding talk with the Afghan Deputy Prime Minister Maulvi Abdul Kabir and other Taliban officials aimed at de-escalating tensions। अब पाकिस्तान ये चाहता है कि इस जंग को ज़्यादा बढ़ाया ना जाए, इस वजह से वो जो है ना वो टॉक कर रहा है किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ, उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के साथ, कि हम जो है ना इस जंग को, इस टेंशन को मज़ीद ना बढ़ाएं। ओवरशैडोड बाय द एयर स्ट्राइक, सादिक्स विजिट मार्क्ड एन एफर्ट टू रीसेट ties with Afghanistan after over a year of coercive forces action pursued by Islamabad। These actions including apart from unannounced air strike, अब ये जो एयर स्ट्राइक की गई है ना, ये बता के नहीं की गई थी, except strike in April 2024 which were publicly acknowledged by Islamabad, transit trade restrictions and expulsion of illegal Afghan refugees from Pakistan। अब हमारे इश्यूज उनके साथ क्या क्या थे कि पहली बात तो ये थी कि हम लोगों ने उनके ऊपर जो स्ट्राइक की वो हम लोगों ने उनको बता के नहीं की। इसके अलावा जो हम लोगों ने अप्रैल 2024 में की थी ना, वो हम लोगों ने पब्लिकली अनाउंस किया था इस्लामाबाद में। इसके अलावा हम लोगों ने क्या किया था कि जो बॉर्डर्स थे ना वो क्लोज़ कर दिए थे, ताकि आपस में ट्रेड नहीं होगी, लोगों की मूवमेंट नहीं होगी, और ना ही जो है टेररिज्म पाकिस्तान में आएगा, और ना ही पाकिस्तान के जो क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक्स हैं वो होंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या फिर कह लें कि रीजन में इंस्टेबिलिटी आ रही थी। तो पाकिस्तान ने ये उनके साथ मसाइल थे, ट्रेड नहीं हो रही थी, और स्ट्राइक जो की थी वो भी अनअनाउंस की थी। दूसरा ये था कि पाकिस्तान में इल्लीगल जो अफगान रेफ्यूजीज थी, पाकिस्तान ने उनसे कहा कि अब आप अपने मुल्कों में चले जाएं, उनको भेज दिया, जिसकी वजह से अब जो है ना वो इंडिया उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है कि हम उन रेफ्यूजीज जो है ना उनकी रिहैबिलिटेशन करेंगे, उनकी बहाली के लिए आपको एड प्रोवाइड करेंगे। आगे है kinetic actions are often referred by Pakistani military officials as intelligence-based operations and aim to degrade TTP capabilities. Coercive actions as a whole were designed to raise the cost of the Taliban of their non-cooperation on the TTP. These measures yielded limited result. Pakistani authorities then decided diplomatic re-engagement with Kabul was necessary to prevent a breakdown in relationship, resuming dialogue after a year hiatus to explore possibilities for resolution of trade and security disputes। अब पाकिस्तान जो है ना उन्होंने ये सब कुछ तो कर दिया है, अब वो चाहते हैं कि ताल्लुकात जो है ना वो ज़्यादा ब्रेकडाउन ना हो, ताल्लुकात बेहतर ही रहें, क्योंकि पाकिस्तान के बाकी जो हैं बॉर्डर्स के साथ कंट्रीज़, उनके साथ भी ताल्लुकात बेहतर नहीं है, और पाकिस्तान चाहता है कि उनके साथ ना सिर्फ जो है वो ट्रेड के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, बल्कि सिक्योरिटी डिस्प्यूट जो कि
हमारे सिक्योरिटी की वजह से झगड़े हैं उन पे भी बातचीत की जाए, डिप्लोमेटिक टॉक की जाए। बोथ साइड सीम्ड कीन टू हाल्ट मीन रोकना, द डेटियोरेटेशंस मीन के ख़त्म होने से इन रिलेशंस ताल्लुकात को ना दोनों साइड जो हैं वो बहाल रखना चाहती हैं, ना कि ख़त्म करना चाहते हैं। विद बायलैटरल ट्रेड के दोनों आपस में ट्रेड करें, एंड ट्रांजिट ट्रेड हैविंग प्रेसिपिटेसली डिक्लाइड। प्रेसिपिटेसली मीन के बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ जो कि हमारी ट्रेड जो थी वो आपस में रुक चुकी थी over the past years or so. In fact, talk between Taliban officials and a hybrid delegation led by Sadiq explored avenues to enhance economic cooperation. They ranged over key trade issues, including renewal of transit trade agreement and the finalization of a preferential trade deal, as well as the one document regime that Pakistan is implementing as part of its border control policy. हाइब्रिड डेलीगेशन, हाइब्रिड का मतलब होता है जिसमें हमारी मिलिट्री इन्वॉल्व हो। तो जो है ना सादिक मिनिस्टर जो हमारे वहाँ पे गए थे अफ़गानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक टॉक करने के लिए, तो वो कहते हैं कि जो हम लोगों ने बड़ी एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में बातचीत की और ऐसा लगता है कि जो हमारी ताल्लुकात है ना वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे, क्योंकि जो बात हुई है वो बहुत एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट में हुई है। इसके अलावा काफ़ी अच्छे टॉपिक पे बात हुई है, उन्होंने हमारी बात सुनी है, हमने उनकी बात सुनी है, और ऐसा लगता है कि हमारे ताल्लुकात आपस में बेहतर होंगे, ट्रेड हमारी बेहतर होगी, सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं वो पाकिस्तान के सॉल्व किए जाएंगे। Although the armed clashes and exchange of hot words मीन के आपस में जब लड़ाई झगड़ा होता है तो हम कुछ भी अल्फाज बोल देते हैं, between the two countries have put diplomatic engagement on pause। और ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान की आपस में उनके क्लैशेस थे ना, वो एक बार जब आपस में जो डिप्लोमेटिक टॉक है वो बिल्कुल रुक चुकी थी। ऐसा लगता है कि अब जो है ना इस टॉक की वजह से डिप्लोमेटिक वे में इसको सॉल्व आउट किया जा सकता है। इट इज़ नन द लेस एक्सपेक्टेड टू रिज्यूम सोनर rather than later. This indicate a tentative shift in Pakistan's strategy away from a focus only a coercive action and a one-atom agenda with the Taliban involving the TTP. अब जो है ना राइटर लिखती हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ ना एक काइनेटिक फोर्सेस पे नहीं, एक्शन पे नहीं बात की कि हम लोगों के पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम उन पे कंटिन्यूसली स्ट्राइक करते रहें, बल्कि उन्होंने थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजी में शिफ्ट किया है और एक डिप्लोमेटिक टॉक की तरफ गए हैं, टेबल टॉक की तरफ गए हैं। पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव आल्सो सिग्नल टू काबुल दैट एनी मेजर अटैक फ्रॉम अफगान सोल विल इनवाइट अ पाकिस्तानी रेप्राइसल एंड लाइकली हॉट परस्यूट। कि अब उन्होंने कहा है कि अगर हमारे साथ ताल्लुका तो हम लोग बेहतर कर लेते हैं, लेकिन अगर अब कोई अटैक हुआ ना तो फिर पाकिस्तान भी जो है ना बदला लेगा। कैजुअलिटीज़ विल नॉट बी टॉलरेटेड एंड पाकिस्तानीज हैंड विल बी फोर्स टू टेक काइनेटिक एक्शंस। और ये चीज़ें जो होगी ना, जब आपकी तरफ से हमारी तरफ हमला होगा तो हमें मजबूर किया जाएगा काइनेटिक एक्शंस लेने पे। दिस कैरेट एंड सिक पॉलिसी विल लाइकली शेप द planned reset of ties with Afghanistan. Islamabad hopes the combined effect of diplomatic engagement and trade inducement, as well as pressure on the TTP issue, would encourage Taliban authorities to respond to Pakistan's security concerns. अब ये जो कैरेट एंड सिक है ना, ये एक इडियम है जिसका मतलब होता है कि आपको जो है ना वो डराया जाए इस बात पे कि अगर आप लोगों ने हमारे साथ कुछ किया ना तो फिर हम आप लोगों को भी ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, हम भी कोई काइनेटिक एक्शंस ले सकते हैं। तो पाकिस्तान ने सेम जो है ना अफ़गानिस्तान उनसे यही कहा है कि हम लोग बिना कैरेट एंड सिक पॉलिसीज़ अपनाएंगे अगर आप लोगों ने हमारे जो है सिक्योरिटी इश्यूज़ पे, सिक्योरिटी कंसर्न्स पे कोई भी रिस्पॉन्स ना दिया तो। पाकिस्तान therefore seem intent on employing both incentives and disincentives in a renewed bid to prevail on the Taliban. It should also consider crafting a regional strategy in collaboration with China and Afghanistan, others neighbors, to mount a collective pressure on Kabul to change course on the terrorist issue, which remain a common worry for the entire region. अब लास्ट में एक और सोल्यूशन दिया गया है कि जो अफगानिस्तान के साथ जो और भी बॉर्डर्स शेयर होते हैं, अफगानिस्तान अदर नेबर्स कंट्रीज़ जो है ना उनको भी उनके साथ कोलैबोरेट करे पाकिस्तान, और उनसे कहे कि काबुल पे जो है ना वो प्रेशर डाले कि अपने मुल्क से टेररिज्म को ख़त्म किया जाए। क्योंकि जैसे कि पाकिस्तान ने काबुल के साथ बात की तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि वो कंसिडर ही नहीं करते कि TTP एक टेररिस्ट ग्रुप है। ये था हमारा एक ओपिनियन। अब जो हम दूसरा ओपिनियन डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है अर्ली ईयर्स स्किल्स। इसमें
एजुकेशन पे है ये ओपिनियन, और इसमें ये बात की गई है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए और इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। और इसके लिए राइटर देती है हमें कोई 4-5 मेथड यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो कि इतने इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमारे पेपर में हम इनको लिखेंगे या हम याद रख सकेंगे। लेकिन बेसिकली जो इसमें रिपोर्ट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जो बच्चे होते हैं ना छोटे, वो द फर्स्ट 3 ईयर्स आर critical in building a love of learning, social interaction skills, physical and emotional capability, reading and literacy, cognitive and critical thinking। जो पहले बच्चे के 3 साल होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इसमें बच्चे पे बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। और उसके लिए जो मेथड्स हैं, हम किस तरह उनकी जो अर्ली ईयर्स स्किल्स है ना, उसको किस तरह बेहतर बना सकते हैं। बेसिकली जो आर्टिकल है ना, वो इस पे बेस करता है। मोर ओवर यहाँ पे और भी बहुत से बातें लिखी गई हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इनको पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके अलावा एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि जो स्कूल्स हैं ना, वहाँ पे ऐसी ही चीज़ें, इसी तरह ही जो टीचर्स हैं ना, उनको ट्रेन करना चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मुश्किल चीज़ ये होती है कि जो आगे वाले बच्चे होते हैं ना, उनके लिए जो टीचर्स का माइंडसेट होता है ना, वो भी ट्रेंड होना चाहिए उन्हीं के मुताबिक। और दूसरा जो पाकिस्तान के लेवल पे है कि वो हमारा बजट इतना नहीं है, ना ही हमारे पास इतने ज़्यादा रिसोर्सेज हैं। वो हमारे लिए मेन ऑब्स्टेकल है कि हम जो है अपने टीचर्स को जो है वो ट्रेंड नहीं कर पाते और इस काबिल नहीं बना सकते कि वो जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको एक आउटडेटेड और क्रिटिकल थिंकिंग दे पाएँ। दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ना, वो ये था कि इसमें जो रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से कि जो पाकिस्तान में 77% जो बच्चे हैं ना, वो अनएबल हैं टू रीड एंड अंडरस्टैंड एज अप्रोप्रिएट टेक्स्ट बाय एज 10, कि वो जो है ना, वो इवन कि एक टेक्स्ट भी रीड नहीं कर सकते। ये थी इसमें सारी बातें। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं डिटेल में तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक यही सिर्फ इसका इम्पोर्टेंट था कि आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो बच्चे हैं छोटे, उनका क्या माइंडसेट होता है, उनकी क्या साइकोलॉजी होती है। लेकिन पाकिस्तान में 77% जो बच्चे हैं वो अनएबल हैं टू रीड। हमारा अगला ओपिनियन है एम्पावरिंग वर्कर्स पे। इस डाटा को हम इस्तेमाल कर सकते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में, किस तरह पाकिस्तान जो है वो 5th रैंक करता है पॉपुलेशन के हवाले से, और हम किस तरह अपनी पॉपुलेशन को एम्पावर कर सकते हैं, किस तरह हम अपनी वर्क फोर्स जो है, लेबर फोर्स है, उसको किस तरह बेहतर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। इसकी ओपनिंग लाइन्स हैं, एज ग्लोबलाइजेशन रीशेप्स द वर्ल्ड इकॉनमी, स्किल्ड लेबर हैज़ बिकम अ क्रिटिकल रिसोर्स फॉर नेशंस वाइविंग फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस। कि जैसा कि अब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, तो क्या है कि वाइविंग का मतलब होता है कम्पीट करना, कि पाकिस्तान की जो स्किल्ड लेबर है ना, वो क्या कर सकती है, एक ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकती है फॉर इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए। इन पाकिस्तान टेक्निकल एंड वोकेशनल इकोसिस्टम लाइक इन अदर कंट्रीज एंड अप्रोच टू स्किल रिकॉग्नाइजेशन इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्योर लर्निंग certification framework. This program not only empowers skilled workers but if amplified can favorably position us in the global labor market. अब जैसा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, तो अगर पाकिस्तान इसको यूटिलाइज़ करे, यूज़ करे, अच्छे तरीके से एम्पावर करे और इनको स्किल्स प्रोवाइड करे और इनको पेशा वराना तालीम दी जाए, तो क्या है कि हम ग्लोबल लेवल पे कम्पीट कर सकते हैं, ग्लोबल लेबर मार्केट में अपनी एक अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। RPL is an innovative process that assess and certificate skills acquired through mostly non-formal training or informal employment experience. In the local context, it is the best understood to as skilled recognition acquired through the Ustad Shagirdi system. By aligning these skills with the National Vocational Qualification Framework, the program allows workers to receive formal recognition for their expertise regardless of how they gain it. अब देखिए, जब इनके पास सर्टिफिकेट होगा जो कि RPL दे रहा है, तो क्या होगा कि इनके पास स्किल होगी, सर्टिफिकेट होगा, तो इनको इजीली जॉब मिल जाएगी। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इसमें लिख सकते हैं कि एक हम लोगों ने नया एक लर्निंग स्टार्ट की है और इसका सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। दिस इनिशिएटिव ब्रिज द गैप बिटवीन वर्कर्स पोटेंशियल्स एंड देयर एम्प्लॉयबिलिटी, मेकिंग दैम कम्पिटिटिव इन द ग्लोबल मार्केट।
RPL certified workers can confidently present their qualification to employers abroad. अब वो बाहर के मुल्क में जाके अपनी क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये स्किल है. इंश्योरिंग फेयर कंपनसेशन एंड असेस टू बेटर अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से उनको बाहर के कंट्रीज़ में जाके अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी. एम्पिरिकल का मतलब होता है प्रैक्टिकल डाटा रिवील्ड दैट सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑफ RPL सर्टिफिकेशन इंक्लूडिंग कंट्री वाइज वर्कफोर्स डिप्लॉयमेंट मीन के स्प्रेड फैल जाना विद मंथली रेमिटेंस कंट्रीब्यूशन. अब वो जब बाहर के कंट्रीज़ में जाके काम करेंगे तो पाकिस्तान को उनका रेमिटेंस मिलेगा, उसके डॉलर्स आएंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी राइज करेगी. देयर रेमिटेंस प्रोवाइड अ लाइफ लाइन ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी, सपोर्टिंग फैमिलीज, फोस्टरिंग लोकल डेवलपमेंट एंड एडिंग टू द नेशनल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स. अब क्या होगा कि जब वो बाहर के कंट्रीज़ में जाके काम करेंगे तो वो अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के साथ साथ पाकिस्तान की इकॉनमी में भी कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे. और जब डॉलर्स आएंगे तो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा होंगे और हमारे जो है वो इकॉनमी राइज कर जाएगी. दी RPL certification process ensures that workers meet international standards in their respective trades. The certification framework also includes mechanism to continuously update certification based on industry trends and technological advancement. अब वो वहाँ पे उनको ये स्किल्स सिखाएंगे कि कैसे जो है दुनिया चल रही है, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट उनके स्किल्स में डाली जाएगी. उनको ये सिर्फ आउटडेटेड सिस्टम जो है वो नहीं सिखाया जाएगा. In 2019, 374 Pakistanis with RPL skill certificates went abroad. 190 in 2020, 503 in 2021, and 1,293 in 2022, and 1,417 in 2023, and 2,851 Pakistanis in 2024. अब देखें इनकी तादाद पहले से ज़्यादा ही होती गई है. अकॉर्डिंग टू द डाटा ऑफ NVQF रजिस्ट्री एंड ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट, दीज नंबर्स आर स्मॉल बट इंक्रीजिंग despite the challenges of lack of awareness regarding the certification process, sporadic testing schedule, decreasing information and access to testing centers, and language barriers for workers seeking international employment. अब राइटर कहती हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि वैसे तो ये तादाद राइज़ की है लेकिन फिर भी अगर हम डाटा बाकी कंट्रीज़ की निस्बत देखें तो ये कम है. क्यों कम है? क्योंकि चैलेंजेस की वजह से, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से ये चैलेंजेस हैं कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इस तरह का कोई सर्टिफिकेट प्रोसेस है. टेस्टिंग शेड्यूल्स का नहीं पता. दूसरी बात यह है कि लैंग्वेज बैरियर है. हम यहाँ उर्दू बोलते हैं, वो इंग्लिश बोलते हैं और लैंग्वेज सीखने का बहुत प्रॉब्लम है और इन्फॉर्मेशन कम है. लोगों को पता ही नहीं है कि टेस्ट तक असेस कैसे करनी है, टेस्टिंग सेंटर्स कहाँ पे हैं. और इसके अलावा एक और मेजर प्रॉब्लम है जो राइटर आगे डिस्कस करती हैं, वो है कल्चरल बैरियर्स, जेंडर इनइक्वालिटी. क्योंकि गर्ल्स का तो बिल्कुल ही, फिर अगर बॉयज़ को नहीं पता होगा तो गर्ल्स का तो फिर हम सोच भी नहीं सकते. Out of the board mentioned skilled worker abroad on RPL certificates, the top 10 trades are plumbing, solar water heating technology. ये आगे सारी इनकी नंबरिंग लिखी हुई है कि ये वाले ये काम कर रहे हैं. इसको आपने खुद पढ़ लेना है. अब आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे. Many individuals particularly in rural areas are unaware of RPL प्रोग्राम्स एंड देयर बेनिफिट्स. अब देखें जो कि गांव में लोग रहते हैं उनको तो बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है और जिसकी वजह से उनको पता ही नहीं है कि इस प्रोग्राम के कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं. पीपल ऑफ्टन डाउट द क्रेडिटेबिलिटी ऑफ RPL सर्टिफिकेशन कंपेयर टू द ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशंस. अब जब वो ये सर्टिफिकेट लेंगे, जैसे कि हमारे माइंडसेट ऐसे हैं कि अगर डॉक्टर इंजीनियर है तो भाई बहुत अच्छा इंटेलिजेंट है और अगर कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है तो वो नहीं है, अच्छा स्टूडेंट नहीं है, वो नालायक है. इसी तरह सेम वो उनकी जो है ना वो इस बात पे यकीन नहीं रखते कि जो RPL सर्टिफिकेशन पे नहीं करते. वो कहते हैं कि जो ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उनके पास अवेयरनेस नहीं है. जेंडर इनइक्वालिटी रियर्स इट्स अगली हेड. अब ये एक इडियम है, रियर्स इट्स अगली हेड, जिसका मतलब है कि बहुत बुरा है. जेंडर इनइक्वालिटी रियर्स इट्स अगली हेड हेयर टू विद वुमेन स्पेशली इन कंजर्वेटिव रीजन्स. जो कि कंजर्वेटिव रीजन्स है, ख़ासतौर पर अगर हम विलेज वाले एरियाज़ देख लें या इसके अलावा KPK, बलोचिस्तान और इस तरह के प्रोविंसेस की बात कर लें तो फेसिंग बैरियर्स टू असेसिंग RPL
opportunities within the system, there are also challenges like lack of unified standards and inconsistent criteria and assessment practice across sectors, undermining the program's reliability and difficult in matching informal skills with formal framework or job market requirement. This is also shortage of qualified assessor. बस हमने आगे बस इतना ही पढ़ लेते हैं, इनफ है, क्योंकि आगे इतना कुछ खास लिखा नहीं हुआ। बस यही है कि ये एक प्रोग्राम है जिसका नाम है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रियर लर्निंग RPL, और जिसमें लोगों को पता नहीं है कि इसको सर्टिफिकेट लेने से कितने ज़्यादा बेनिफिट हैं, जिसकी वजह से जब ये वाले बच्चे जो बाहर जाके काम करते हैं, जब इनके पास ये वाला सर्टिफिकेट होगा तो इनको बेनिफिट मिलेगा या फिर इनको इजीली जॉब मिल जाएगी कि इनके पास ये वाले स्किल्स हैं। तो और लेकिन बैरियर है क्या हमें इनको इस सर्टिफिकेट लेने में कौन कौन से चैलेंजेस हैं कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, इसके अलावा लोगों को टेस्टिंग का नहीं पता, दूसरी बात ये कि ख़ास तौर पे जो गांव में लोग रहते हैं उनको अवेयरनेस नहीं है, और तीसरी बात ये कि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से, क्योंकि ख़वातीन का तो फिर बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा कल्चरल बैरियर्स होते हैं कि वो इस तक असेस हासिल ही नहीं कर पाती। तो बस इतनी बात ही इस ओपिनियन में। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर तो आपने इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स दिया तो हम कोशिश करेंगे कि हर रोज़ हर एडिटोरियल और ओपिनियन पे वीडियोस बनाए जाएं।